ईश्वर का तमाचा। सुबह सुबह रामचंद्र जी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी अचानक बेहोश होकर वहीं फर्श पर गिर पड़े। जब उनकी पत्नी रमा जी नाश्ता लेकर रसोई से बाहर आई तो सामने रामचंद्र जी को गिरे हुए देखकर जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या हो गया आपको? रमेश, अरे ओ बेटा रमेश कहाँ है? जल्दी इधर आ, देख तेरे बाबूजी को क्या हो गया है। रमेश अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ बाहर आया और अपने पिता को नीचे गिरे देख रमेश भी जोर जोर से रोने लगा। माँ क्या हो गया बाबूजी को? दोनों माँ बेटे रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग घर के अंदर आए और रामचंद्र जी को फर्श पर गिरे देख उन्हें समझते देर न लगी। लेकिन फिर भी वो जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन रामचंद्र जी तो पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर रमा जी तो बेहोश हो गई। रमेश को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और क्या ना करे। उधर पिताजी की मौत की खबर और इधर माँ की बेहोशी की हालत। रमेश के ऊपर तो जैसे विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जैसे तैसे रमा को होश में लाया गया। घर में सन्नाटा पसर चुका था, सबके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। रमेश के घर वालों की ज़िंदगी की रफ्तार तो पहले ही बहुत धीमी थी और अब तो हालात इतने बदतर हो चुके थे कि अपने पति रामचंद्र जी के दाह संस्कार और क्रियाकर्म के लिए भी रमा के पास पैसे नहीं थे। रमा जी ने कुछ पैसे अपने पिताजी से लिए और कुछ वहाँ के एक शाहूकार से कर्ज ले लिया और क्रियाक्रम का काम पूरा किया। रात हो चुकी थी लेकिन रमा जी की आंखों में नींद की जगह अभी भी आंसुओं का दरिया बह रहा था। इधर नीम के पेड़ के नीचे बैठा उनका बेटा रमेश अपनी किस्मत और भाग दोनों पर रो रहा था और इन सबके बीच अगर कोई तीसरा भी रो रहा था तो वो था उस आंगन में नीम का पेड़, जो रामचंद्र जी को अपना पिता मानता था, जिन्होंने उसे एक नया जीवन प्रदान किया था। रोते रोते न जाने कब रमेश की आंख लग गई। जब सुबह हुई तो रमेश अभी भी वहीं नीम के नीचे बैठा बैठा सो रहा था। वो कहते हैं ना कि दुनिया में वक्त की मार सबको कुछ न कुछ सिखा देती है, किसी को गिर के संभलना तो किसी को अपने पैरों पर चलना। पर रमेश ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि आज उसको भी वक्त कुछ सिखा देगा। उसके पिता की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रमेश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो घर के बाहर साहूकार खड़ा था। तो रमेश साहूकार को प्रणाम करते हुए बोला, चाचा जी प्रणाम, बताइए ना क्या बात हुई, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो साहूकार कहने लगा, देख बेटा रमेश, मैं जो बात करने आया हूँ वो कायदे से तो मुझे तेरी माँ से करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। पर तुम्हारे पिता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद अब तुम ही घर के मुखिया हो और अब तुम्हें इस घर को आगे चलाना है। तुम ही इस घर के इकलौते मर्द हो। रमेश ने कहा, चाचा जी आप कुछ बात करने आए थे ना, बताइए ना क्या बात है। तो साहूकार बोला, बेटा तेरी माँ ने मेरे से तेरे पिता के क्रियाकर्म के लिए कुछ कर्ज लिया था और तेरे पिता ने भी अपने मरने से पहले कुछ कर्ज ले रखा था। तेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि सारा का सारा कर्ज मुझे कुछ दिनों में चुका देगी। बस मैं तो वही पैसे लेने आया था। रमेश ने कहा, लेकिन चाचा जी अभी तो हमारे पास पैसों के नाम पर कुछ भी नहीं है, अभी हम आपका कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? अच्छा तो ठीक है बेटा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आज तुमने कर्ज ना दिया तो तुम्हें बाद में ब्याज हर महीने देना होगा। तो रमेश ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है चाचा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका कर्ज चुका सकूं। रमेश परेशानियों के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, साहूकार के कर्ज को चुकाए या अपने घर का खर्च चलाए। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होना था। इसलिए रमेश ने सोच समझकर एक कठोर निर्णय ले लिया। उसने सोच लिया कि अब वो अपनी पढ़ाई को रोक देगा और कहीं कोई ऐसा काम पकड़ेगा जिससे उसके घर का खर्च भी चल जाए और साहूकार का कर्ज भी उतर जाए। रमेश ने काम ढूंढने में अपनी जी जान लगा दी और कुछ ही दिनों के बाद उसे 5,000 प्रति माह के हिसाब से दवा की दुकान में सेल्स बॉय का काम मिल गया। रमेश खुश था पर चिंतित भी बहुत था, क्योंकि इन पैसों से उसका गुजारा संभव नहीं था, क्योंकि अपने सिर से पिता का साया उठ जाने से अब उसे ही अपनी माँ और छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब उसे ही देखनी थी। उधर परिस्थितियां भी अब उसके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही थीं। कभी घर में चावल खत्म हो जाता तो कभी आटा खत्म हो जाता, कभी बहन के स्कूल की फीस कम पड़ जाती तो कभी साहूकार के बकाए पैसे कम रह जाते। पर हर परिस्थितियों में एक सकारात्मक सोच के साथ परिस्थितियों से लड़ता हुआ नए नए उपाय ढूंढता रहा। एक दिन उसने सोचा कि शाम को दुकान के बाद खाली हो जाता है तो क्यों ना इस खाली समय का सदुपयोग किया जाए, क्यों ना बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दें, जिससे कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी। लेकिन अपने पिता की मौत की वजह से अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद ही छोड़ चुका था, इसलिए उसे छोटी क्लास के बच्चे ही ट्यूशन के लिए मिल पाए। लेकिन फिर भी वो तकलीफ उठाता रहा और परेशानियां झेलता रहा। अपने बेटे को ऐसे परेशान होते देख रमा भी लोगों के घरों में काम करने जाने लगी
और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ सालों में दोनों माँ बेटों ने मिलकर साहूकार के बकाए पैसों को चुका दिया और कुछ जमा किए पैसों से रमेश ने एक चाय की दुकान खोल डाली। अब रमेश के पास अपनी खुद की दुकान थी। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने अपने बल पर सब कुछ किया था। समय धीरे धीरे करवट बदल रहा था। अब उसके घर परिवार की स्थिति पहले से काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। सही समय आने पर रमेश ने अपनी छोटी बहन रिया की भी शादी कर दी, पर उसकी खुद की शादी भी होनी बाकी थी। तभी एक दिन रमा जी ने कहा, बेटा रमेश, तूने मेरे हर ख्वाहिश को पूरा किया है और अब अपनी हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई है। तो देख बेटा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी बहू का मुखड़ा देख लूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश बोला, माँ तुम ये जीने मरने की बातें क्यों करती रहती हो? अभी तुम्हारी उम्र भी क्या हुई है, ऐसी बहकी बहकी बातें मत किया करो। माँ तो रमा जी बोली, अरे बेटा, जब तेरे बाबूजी की मौत हुई थी तो मौत ने उनकी उम्र देखी थी? नहीं देखी। अगर तू नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो अफसोस मत करना। कहते कहते रमा जी की आंखें भर आईं। तो रमेश माँ के आगे मजबूर हो गया और शादी के लिए राजी हो गया। तो कुछ समय बाद रमा ने रमेश की शादी रवीना नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी। रवीना जब शादी करके ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी सास रमा जी रोज लोगों के घरों में काम करने जाती हैं। तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति रमेश से कहा, सुनिए जी, माँ जी ऐसे लोगों के घरों में काम करने जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। आप माँ जी को कहिए कि वो घर में रहें, क्योंकि वैसे भी अब उनकी उम्र हो चली है। तो रमेश ने कहा, अरे रवीना, तो मेरे अकेले की कमाई से घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी रवीना बोली, घर का खर्च चलाने के लिए मैं आपका साथ दूंगी। माँ जी को अब लोगों के घरों में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिलाई का काम आता है, आप मुझे सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं घर में ही सिलाई का धंधा शुरू कर दूंगी। ये सुनकर तो रमेश बहुत खुश हो गया और अपनी माँ रमा जी के पास जाकर बोला, माँ से आप काम पर नहीं जाओगी, लेकिन बेटा अगर मैं नहीं जाऊंगी तो घर का सारा बोझ तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। तभी रवीना वहां आगे और बोली, नहीं माँ जी, इस उम्र में आपका घर घर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता। मुझे सिलाई का काम आता है, इसीलिए मैं घर से ही सिलाई का धंधा शुरू कर दूंगी। ये सुनते ही रमा जी भी बहुत खुश हो गई और अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुमने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। फिर क्या था, अगले दिन रमेश ने सिलाई मशीन खरीद ली और रवीना ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। बहू की वजह से रमा जी के घर की स्थिति अब पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। करीब 2 साल बाद रवीना ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, उत्सव मनाया जा रहा था। मोहल्ले के लोग रमा जी के घर पर दावत उड़ा रहे थे, पर आज एक बार फिर नीम के नीचे बैठा रमेश अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी को महसूस कर रहा था। वो कमी कोई और नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता श्री रामचंद्र जी की थी, जो सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष की छोटी सी आयु में रमेश को अलविदा बोलकर इस दुनिया से चले गए थे। तभी वहां रमा जी आई और अपने बेटे को उदास देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठा है? मुझे पता है आज तुम्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही है, और आए भी क्यों ना, इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जो चले गए। पर कोई बात नहीं बेटा, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, तो तुम्हें भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। रमा जी अपने बेटे को तो चुप करा रही थी, लेकिन मन ही मन तो वो भी बहुत दुखी हो रही थी कि काश आज रमेश के पिता जिंदा होते तो अपने दोनों जुड़वा पोतों को देखकर वो भी कितने खुश होते। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। खैर, एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों बच्चों का नामकरण कर दिया गया। एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मोनू रखा। बच्चे भी चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगे और उनके साथ साथ घर के खर्चे और ज़रूरतें भी बढ़ने लगीं। धीरे धीरे समय बीता। अब सोनू और मोनू 4 साल के हो गए तो एक दिन रवीना ने अपने पति रमेश से कहा, सुनिए जी, अब हमारे बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए हैं, तो अब बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। हाँ रवीना, सोच तो मैं भी वही रहा हूँ, पर तुम तो जानती हो मेरी दुकान भी अब इतनी नहीं चलती और तुम्हारा सिलाई का काम भी तो कभी बहुत ज़्यादा चलता है तो कभी बहुत कम चलता है। फिर ऐसे में हम दोनों अपने दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में तो दाखिला नहीं करवा सकते। रमेश ने उदास होते हुए कहा। तो रवीना बोली, तो क्या हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे नहीं? अरे नहीं रवीना, मेरा वो मतलब नहीं है। रमेश आगे कुछ बोलता इससे पहले रवीना बोली, देखिए जी, ज़्यादा मत सोचिए, हम दोनों कमा तो रहे हैं, अगर अपने बच्चों को ही ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर हमारी कमाई किस काम की? हम क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं? रवीना की बात रमेश को भी ठीक लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। बच्चे भी स्कूल में दाखिला पाकर खुश थे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अब दोनों बच्चे काफ़ी बड़े और समझदार भी हो गए थे। एक दिन रमेश ने रवीना से कहा, रवीना, अब तक तो हमने अपने बच्चों की हर मांग पूरा किया ताकि उन्हें कभी भी उन चीज़ों की कमी महसूस ना हो जिनकी कमी हमने अपने जीवन में महसूस की। हमने उनकी खुशियों के लिए अपने हर सपने का गला घोट दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है उनकी पढ़ाई लिखाई और बाकी ज़रूरतों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है
और माँ की तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, वरना वो भी घर के कामों में बहुत मदद कर देती थी, जिससे तुम अपना पूरा समय सिलाई में लगा सकती थी। ऐसे में अब तुम ही बताओ, मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी रवीना बोली, देखो जी, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आप ठंडे दिमाग से सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अरे रवीना, कैसे ठीक हो जाएगा? तुम तो जानती हो आजकल मार्केट में न जाने कितनी चाय की दुकानें खुल गई हैं। आजकल कंपटीशन का ज़माना है। जो पुराने ग्राहक हैं वही मेरे परमानेंट ग्राहक हैं। देखो जी, अगर आप मेरी बात सुनो तो दुनिया में हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने दिल दिमाग को शांत करना होगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक टिफ़िन सेंटर शुरू कर दें, जिससे उन लोगों को सुबह शाम का खाना मिल जाएगा जो खाने की तलाश में होटलों के चक्कर लगाते हैं, और हमारी कमाई का एक और रास्ता भी खुल जाएगा। ये सुनकर तो रमेश के चेहरे पर भी खुशी आ गई। उसने कहा, ठीक है रवीना, मैं कल ही दुकान पर अपने ग्राहकों से बात करता हूँ कि कौन कौन होटल में खाना खाने जाते हैं, उन्हें टिफ़िन की सुविधा की आवश्यकता है भी या नहीं। अगले दिन से रवीना ने अपने घर पर ही टिफ़िन सेंटर शुरू कर दिया और 2 काम वाली बाई रख ली। अब पहले पहले तो इस व्यवसाय को चलाने में रवीना को काफ़ी परेशानी हुई। रमेश ने तो आस ही छोड़ दी थी, पर जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे उसकी किस्मत भी बदलने लगी। भगवान की कृपा से टिफ़िन वाला आइडिया चलने की बजाय दौड़ने लगा। अब तो उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। पूरे घर में एक बार फिर खुशियों ने अपनी चादर फैला ली, और देखते ही देखते सोनू और मोनू भी इतने बड़े हो गए कि उन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली। आज सोनू और मोनू से ज़्यादा अगर कोई खुश थे तो वो थी उनके माँ बाप, जो उन्होंने भी अपने संकल्प को पूरा कर लिया था। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षित इंसान बना दिया था, पर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, बच्चों के प्रति उनकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। अब दोनों बच्चों ने अपने माता पिता के सामने बड़े शहर में जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करने का प्रस्ताव रखा, तो रमेश को चिंता होने लगी कि बच्चे शहर में जाकर शहर के ही होकर रह जाते हैं। नहीं, मैं उन्हें कभी नहीं भेजूंगा, कहीं नहीं भेजूंगा। तो रवीना कहने लगी, आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? अरे आप क्यों नहीं समझते कि अब वो बड़े हो गए हैं, अब हम उन्हें बांध कर नहीं रख सकते। रवीना ने समझाया तो रमेश ने अपने दोनों बेटों को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया, और 2 साल में ही दोनों भाइयों को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। इधर दोनों बेटों की तरफ से रमेश और रवीना को तो खुशी मिल गई, लेकिन अपने पोतों की ये खुशी रमा जी नहीं देख सकी। वो अपनी बीमारी के चलते इस दुनिया से विदा हो गई। उनका अपने पोतों की शादी देखने का सपना भी अधूरा ही रह गया। समय बीता तो दोनों बेटों ने अपनी अपनी पसंद की शादी कर ली। रमेश और रवीना ने सोचा था कि बेटों की शादी से उन्हें सास ससुर का सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शादी के बाद दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ जाकर दिल्ली में रहने लगीं। आज रमेश का घर और आंगन एक बार फिर सूना हो चुका था। रमेश की उम्र अब ढल रही थी और उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। सोचता था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। शादी से पहले बेटे कुछ पैसे भेज देते थे, तो शादी के बाद उन्होंने वो भी बंद कर दिए। कभी कभार फ़ोन भी आ जाया करता था, पर अब तो महीने बीत जाते हैं, अगर फ़ोन भी करे तो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। एक दिन रवीना ने कहा, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दिल्ली चलकर बच्चों से मिलकर आएँ। इसी बहाने हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा और बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। तो रमेश ने गुस्से से कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। महीनों बीत गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारा हालचाल लेने की कोशिश नहीं की। हम जिंदा हैं या मर रह गए, सही बात तो यही है कि वो हमसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि उन्हें दिल्ली न जाने दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब मेरे साथ साथ ये सारी परेशानियां तुम भी भुगतो। देखो जी, पहले तो आप ये गुस्सा थूक दो। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कहीं हमारे बच्चे परेशानी में हों या काम ज़्यादा होने की वजह से हमारा हाल चाल नहीं ले पा रहे हों। तो रमेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। अरे एक बार चलने में क्या बुराई है? बुराई तो कुछ नहीं है। तुम कहती हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर देता हूँ। अगले दिन ही दोनों पति पत्नी दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अगले दिन दोपहर के वक्त अपने बेटे सोनू के रूम पर पहुँच गए। जहाँ जाकर डोर बेल बजाई तो सोनू की पत्नी सुमन दरवाज़ा खोलने आई और सामने अपनी सास ससुर को देखकर हैरान रह गई। फिर बोली, अरे मम्मी पापा जी, आप दोनों अचानक यहाँ पर? सब ठीक ठाक तो है? अरे बहू, सब ठीक ठाक है, बाहर ही सब पूछ लोगी या घर के अंदर भी बुलाएगी? रवीना ने हंसते हुए कहा। तो सुमन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना, आपका ही तो घर है। घर के अंदर आते हुए रवीना ने पूछा, अरे बेटा, सोनू नज़र नहीं आ रहा, कहीं गया है क्या? माँ जी वो ड्यूटी पर गए हैं, लेकिन बहू आज तो रविवार है ना। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे माँ जी, आज उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी है और आप लोग दूर सफ़र से आए हैं, फ्रेश हो जाइए, तक मैं आप लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। कहकर वो रसोई घर में उनके लिए नाश्ता लाने चली गई। खाते पीते शाम के 4 बज गए, तभी दरवाजे की घंटी बजी। तो सुमन ने जाकर दरवाज़ा खोला
और सोनू से बोली आपके मम्मी पापा आए हैं। तो सोनू कहने लगा तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, अभी घर के अंदर मेरे कदम भी नहीं पड़े और तुमने अपना मजाक शुरू कर दिया। अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जाओ जाकर फटाफट मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। तभी पीछे से सुमन ने कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, विश्वास ना हो तो रूम में जाकर देख लो। दोनों अभी आराम कर रहे हैं। तभी सोनू सीधा कमरे में गया और अपने माँ बाप के पैर छूते हुए बोला माँ आप लोग यूं ही सब ठीक ठाक तो है ना। तो रमेश जी कहने लगे हमें देखकर तुझे खुशी नहीं हुई। सोनू ने कहा पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आप पहले बता कर आते तो मैं खुद आपको रेलवे स्टेशन लेने आ जाता। तभी रमेश का गुस्सा फूट पड़ा, कहने लगे बस कर, बहुत हो चुका तेरा ड्रामा, तू हमें लेने आता। अरे तेरे पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि हमें एक कॉल करके ये भी पूछ ले कि हम जिंदा हैं या मर गए। वो तो तेरी माँ को तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मुझे उनके साथ यहाँ आना पड़ा। रमेश का गुस्सा देखकर रवीना ने कहा ओहो जी आप भी ना बेकार की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज़ चुप हो जाइए। और बेटा तुम अपने पिताजी की बातों पर ध्यान मत दो, अभी गुस्सा है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ पर तुम्हारा हालचाल जानने के लिए चले आए। तभी सोनू भी उनके पास बैठकर उनका हालचाल पूछने लगा। अगले दिन सुबह सुबह रवीना ने अपनी बहू से कहा अरे बहू जरा मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी तो कर दे, वो मुझे सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत है। तो सुमन ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब बहू पानी लेकर नहीं आई तो रवीना ने एक बार फिर आवाज़ लगाई अरे बहू क्या हुआ, भूल गई क्या, मैंने एक गिलास गर्म पानी मांगा था। वो सुमन ने चिल्लाते हुए कहा सुन लिया था माँ जी, भूली नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरे पास कोई और काम तो है नहीं जो मैं आपके पीछे पीछे लगी रहूँ। अब आपको तो हमेशा यहाँ रहना ही है, तो आप अपना सुबह का पानी गर्म कर लिया करो या अपनी आदत बदल लो। ये सब रोज़ रोज़ करना मेरे बस की बात नहीं है। सुनकर रवीना की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि आज तक उसने इस तरह किसी से बात नहीं की थी, ना तो रमेश ने और ना ही उनकी सास ने। आज तक उसे कभी कोई गलत बोला था। तभी अचानक रमेश बाहर से घूम फिर कर अंदर आया और अपनी पत्नी को ऐसे उदास देखकर बोला अरे क्या हुआ रवीना, ये सुबह सुबह रोनी सी सूरत क्यों बना रखी है, अरे तुम्हारी आंखों में तो आंसू हैं, क्या हुआ, मुझे बताओ, बहू ने कुछ कहा है क्या। नहीं जी, वो तो बस माँ जी की याद आ रही थी इसलिए आंखें भर आई। तभी रमेश रवीना के पास बैठते हुए बोला लेकिन रवीना पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमारे दोनों बेटे हमारे साथ हाथ से निकल चुके हैं। हमने उनके लिए क्या नहीं किया, लेकिन उनको तो हमारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी, बस काम ज़्यादा है, व्यस्त रहते हैं, इसीलिए हम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो रमेश ने कहा तुम बहुत भोली हो। अगले दिन सुबह सुबह रवीना जी को बहुत तेज़ बुखार हो गया। तो रमेश जी ने बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा बहू जरा अपनी सास के लिए थोड़ा खाना बनाकर लाना, उन्हें बुखार की दवाई देनी होगी। थोड़ी देर में बहू ने खाना देकर चली गई। तो रवीना जी जब रोटी के टुक को तोड़ने लगी तो वो सूखा पड़ा था। तभी पास बैठे हुए रमेश ने कहा अरे सोनू की माँ, ये रोटियां तो बड़ी सख्त है, इतनी सख्त कैसे हो गई, ये तो ताजी रोटी नहीं लग रही हैं, ये तो शायद बासी रोटी है। रवीना जी बोली बासी है तो क्या हुआ, हमने पहले भी तो बासी खाना खाया है, आपको तो पता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। तो रमेश जी बोले मुझे सब पता है रवीना, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, लेकिन अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। अब हमारा बेटा कमाने लगा है, अब तुम सास हो, आखिर तुम्हारी बहू किस दिन काम आएगी। मैं अभी बहू से बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए ताज़ा खाना लेकर आए। तो रवीना बोली अजी रहने दीजिए, क्यों उन्हें परेशान करते हो, 1 मिनट तुम चुप रहो। फिर रमेश जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए बोले अरे बेटी सुमन जरा इधर तो आना। तो सुमन अंदर आ गई और बोली पिताजी बताइए क्या बात है। बहू शायद तुमने गलती से अपनी सास को रात की बासी रोटियां लाकर दे दी हैं, वो बहुत ही सख्त हैं, टूट भी नहीं रही हैं। जो तुमने सुबह रोटियां बनाई उनमें से लाकर इन्हें दे दो। बहू कहने लगी ससुर जी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोई भूली नहीं और ना ही मुझसे कोई गलती हुई है। वो रात की बासी रोटियां मैंने जानबूझ कर दी हैं, वो माँ जी के हिस्से की रोटियां हैं। कल रात माँ जी ने खाना नहीं खाया था, जब तक माँ जी उसे ख़त्म नहीं करेंगी तब तक मैं उनके लिए दूसरा कुछ भी नहीं बनाने वाली। पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगते हैं। बहू कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना हमें तो बासी और ताज़ा में कोई आपत्ति नहीं थी। तो बहू जोर से बोली मैंने कहा ना बाबूजी, जब तक माँ जी रात की रोटी नहीं खाएंगी तब तक मैं ताज़ा खाना नहीं दूंगी। बहू को ऐसे बोलते देखकर रमेश जी ने कहा बहू तुम शायद भूल रही हो, हम तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम हमसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। अच्छा तो बाबूजी अब मुझे आप लोगों से तमीज़ सीखनी पड़ेगी, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। तभी रवीना गुस्से से बोली बहू तुझे क्या हो गया है, क्यों नाप शनाप बके जा रही है। इतना सुनते ही बहू बोली वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोगों ने मेरे घर पर आकर डेरा जमा लिया है
और ऊपर से मुझे धौंस दिखा रहे हैं। तभी रमेश कहने लगा, बस बहू तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका, अब हमें भी यहाँ नहीं रुकना। तो बहू कहने लगी, तो आप लोगों को रोका किसने, बाद में जाओगे तो इससे अच्छा भी अभी चले जाओ। तभी रमेश जी अपनी पत्नी रवीना की तरफ देखते हुए बोले, सोनू की माँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ नहीं आना, लेकिन मैं तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं कर सका। पर अब मैं यहाँ रुककर अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकता। अपना सामान पैक करो, हम अभी जाएंगे। तो रवीना जी कहने लगी, मैं जानती हूँ सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ आने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अभी अचानक से जाना अच्छा नहीं होगा। शाम को सोनू आएगा तो उसे बोलकर हम कल की ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लेंगे। तब तक भगवान के लिए शांत हो जाइए। तो रमेश जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। शाम तक घर में मौन पसरा रहा। जब शाम को उनका बेटा सोनू घर पर आया तो रवीना अपने पति से बोली, सुनिए जी, अभी आप सोनू से कुछ मत कहना, बेचारा थका हुआ आया होगा। सोनू आते ही सीधे अपने कमरे में गया और सामने का नज़ारा देखकर बोला, अरे सुमन, ये क्या है, चारों तरफ अपने कपड़े क्यों फैला रखे हैं। तो सुमन रोते हुए बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ और तुम और तुम्हारी माँ रहो आराम से यहाँ। तभी सोनू सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ आपने सुमन से कुछ कहा क्या। तो रवीना जी बोली, बेटा बात कुछ नहीं है, बहू ने मुझे सुबह नाश्ते में बासी रोटी दे दी थी और तू तो अपने पिताजी को जानता है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बहू को ताज़ा बनाने के लिए बोल दिया। तभी बहू कमरे से बाहर आई और कहने लगी, सोनू, माँ जी सरासर झूठ बोल रही हैं, मैंने इनको ताज़ी रोटी ही दी थी, लेकिन इनका कोई वहम हो गया। वहीं खड़े रमेश के सामने तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा बहू झूठ बोल रही है, तेरी माँ झूठ नहीं बोल रही। बहू कहने लगी, हाँ हाँ, झूठी तो मैं ही हूँ, बाकी तो यहाँ सब सच्चे हैं। देखा सोनू, मैं कह देती हूँ, मुझसे अब ये नौकरों वाले काम नहीं होंगे। तुम्हें रहना है तो तुम अपने माँ बाप के साथ रहो, मैं तो चली अपने मायके। बहू पैर पटकती गुस्से से अपने कमरे में चली गई। सोनू बोला, माँ अगर आपने अपने कुछ काम खुद कर लिए होते तो क्या हो जाता, आपकी वजह से मेरी पत्नी घर छोड़कर जा रही है। तभी पास खड़े उसके पिता रमेश जी चिल्लाते हुए बोले, बस कर सोनू, सुन ली तेरी बकवास। तेरे लिए तेरी माँ ने आज तक जो त्याग किए उसका कोई मूल्य नहीं, और आज थोड़ा सा चाय पानी तेरी पत्नी ने क्या कर दिया, तू तो जोरू का गुलाम हो गया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, और तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर क्यों जाएगी, हम चले जाते हैं। सोनू की माँ, तू जल्दी से सामान पैक कर और हम अभी वापस चलेंगे। तो रवीना जी अपना सामान लेकर आ गईं। तो सोनू बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, अभी रात होने वाली है, इस समय आप कहाँ जाओगे। नहीं बेटा, हमने पहले ही तेरे पास आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हमें यहाँ रुकने का कोई हक नहीं है। कहते हुए रवीना और रमेश घर से बाहर निकल गए। बाहर आकर रवीना ने कहा, सुनिए जी, हम बाहर तो आ गए, लेकिन अब रात को जाएंगे कहाँ, अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं है। अगर बुरा ना मानो तो एक बार मोनू को फ़ोन लगा ले, जब तक हमारा टिकट नहीं होता तब तक हम वहाँ रह लेंगे। तो रमेश जी ने अपने बेटे मोनू के पास फ़ोन मिलाया और उसे अपनी आप बीती बताई। तो मोनू ने व्यस्त होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। क्या हुआ जी, मोनू ने कहा, क्या कहा है, रवीना पूछा। तो रमेश जी बोले, कुछ नहीं कहा रवीना, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, सीधे अपने घर जाएंगे। दोनों पति पत्नी पूरी रात जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पर गुजारी। फिर अगले दिन सुबह ट्रेन से अपने गांव की ओर चल दिए। ट्रेन यात्रियों से कचाकच भरी हुई थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, पर रमेश को तो बस इतना सुकून था कि वो घुटन भरी जिंदगी को पीछे छोड़ आया और आगे निकल चुका। इधर जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे रवीना की आंखों से आंसुओं का बौंडर बढ़ता जा रहा था। दुख तो रमेश जी को भी बहुत हो रहा था, लेकिन वो अपने नालायक बेटों के लिए आंसू नहीं बहाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, रवीना तुम पागल हो गई हो, रो रो के कितना बुरा हाल कर लिया है, अब चुप भी करो, बहुत हुआ। तो रवीना बोली, चुप कैसे हो जाऊं, आखिर बच्चे तो अपने हैं, दुख तो होगा ही ना। तभी रमेश जी ने ताना मारते हुए कहा, बच्चे कौन से बच्चे, अच्छा तो उन बच्चों की बात कर रही हो जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। ए जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, वैसी गलती हमारी भी तो थी ना, हमें भी तो उनके यहाँ इतने दिन तक रुकना नहीं चाहिए था। तो रमेश ने कहा, अच्छा जी, हमने उनके यहाँ कुछ दिन गुजार लिए तो उन्हें इतना बुरा लग गया, लेकिन हमने जो उनके बचपन से लेकर आज तक की परवरिश करने में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, तो उसका क्या। ऐसे बेटों को जन्म देने से तो अच्छा है कि हम निसंतान रहते, कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मैं तुमसे कह देता हूँ, वापस घर पहुँचने के बाद अगर तुमने उनसे कोई भी संपर्क करने की कोशिश की या उनका हालचाल लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमेश के गुस्से को देखकर रवीना भी कुछ नहीं बोली और शाम तक वो लोग घर पहुंच गए। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, कई महीने बीत गए। तो रमेश ने अपने बेटों से बात की,
ना ही बात की और ना ही उनके बेटों ने रमेश से बात की। वक्त बीतता गया, वक्त के साथ रमेश का अपने बेटों के प्रति गुस्सा भी शांत होता गया। अब उसको भी अपने बेटों की चिंता होने लगी थी कि हम माँ बाप हैं, चाहकर भी अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते। इधर देखते देखते समय ने अचानक उनके दोनों बेटों को बदल कर रख दिया था, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं होता। अब सोनू और मोनू जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी सबके पैसे लेकर भाग गई। कहते हैं ना, जब विपत्तियां आती हैं तो इंसान सबसे पहले अपने भगवान को याद करता है। आज सोनू और मोनू को भी अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। आज उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें एक कॉल कर सके। दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि वो अपने माँ बाप को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। यही सोचकर दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप के पास फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने गुस्से में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो दोनों भाइयों ने निर्णय बना लिया कि वो अपने माँ बाप के पास अपने गाँव जाएंगे तो वो उन्हें माफ़ कर देंगे। अगले दिन ट्रेन से दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचे तो इत्तेफाक से सोनू की मां रवीना जी घर के बाहर ही खड़ी मिल गईं। दोनों बेटे और बहुओं ने उन्हें बारी बारी प्रणाम किया और माफ़ी मांगी, लेकिन उनकी मां ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। तो सोनू ने कहा, मां आप हमसे भी अभी भी नाराज़ हैं। मैं जानता हूं हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम अपने के ऊपर बहुत शर्मिंदा भी हैं। प्लीज़ मां हमें माफ़ कर दो। तो रवीना जी बोली, बेटा गलतियां तो हमसे हुई हैं, जो तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इतना सुनते ही दोनों बेटे उनके पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। तो रवीना जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मैं तुम दोनों की माँ होने से पहले मैं किसी की पत्नी हूँ। अगर मेरे पति तुम लोगों को माफ़ कर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें अगर माफ़ी ही मांगनी है तो जाकर अपने पिता से मांगो। तो चारों बेटे बहू घर के अंदर आ गए और अपने पिता से माफ़ी मांगने लगे। रमेश आंगन में नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो रहे थे। बेटे बहू को देखकर खुश तो बहुत हुए, लेकिन वो अपने मन के भावों को प्रकट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो उनका बेटा सोनू अपने पिता के पास बैठकर बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। उसका रोना देखकर रमेश का पत्थर दिल पिघल गया और वो भी तुरंत उठकर उसे गले लगाते हुए खुद भी रोने लगे और बोले, बस कर पगले, इतना बड़ा होकर बच्चों की तरह रो रहा है। तो सोनू ने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बेटा तेरी आंखों से निकले हुए आंसुओं ने तेरे सभी पापों का प्रायश्चित कर दिया। अब बस भी कर, तेरे ये आंसू मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं। पिता की बात सुनकर दोनों बेटे बहुत खुश हो गए और बोले, पिताजी अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आपकी छतर छाया में रहेंगे और यहीं पर हम अपना खुद का कोई बिजनेस करेंगे। तभी रमेश जी अपनी पत्नी रवीना की तरफ देखते हुए बोले, रवीना तुम सच कहती थी कि हमारे बेटे एक ना एक दिन भटके हुए रास्ते से ज़रूर वापस आएंगे और आज आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जाओ और सबके लिए चाय बना कर लाओ। आज बड़े दिनों के बाद अपने जिगर के टुकड़ों के साथ समय बिताने का मौका मिला है। यह खुशी के पल मैं यूं ही नहीं गंवाना चाहता। तभी रवीना ने हंसते हुए कहा, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं जी, दो बहुओं के होते हुए क्या मैं चाय बनाऊंगी। तभी दोनों बहुएं कहने लगी, नहीं माँ जी, आप अपने बेटों के साथ बातें करो, आज से किचन की सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो रवीना खुश होकर अपने पति और अपने बेटों के साथ बैठकर बातें करने लगी। आज उनके घर में एक बार फिर खोई हुई सारी खुशियाँ वापस लौट आईं। आज उनका पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानियाँ सुनने के लिए आप जरूर से जरूर बने रहें हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ में। थैंक यू।